इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है लैंड यूटिलाइजेशन। इसके तहत हमने जो पहला पार्ट कवर किया वो एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, जिसमें हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में समझा। आज हम मेन कंटेंट की बॉडी के वाइज आगे बढ़ेंगे। द मेन टॉपिक इज़ द लैंड यूटिलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अलग अलग तरह से लैंड का यूटिलाइजेशन स्टडी करेंगे कि हमारे इंडिया का टोटल लैंड किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी विल स्टडी दैट। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले चैप्टर इज़ द लैंड यूटिलाइजेशन, जिसके तहत हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। हम ये जानते हैं कि लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और उसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम जीते ज़मीन पर हैं, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर सारा उसी पे होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सारी वेजिटेशन, सारी लाइफ फॉर्म्स, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग इट इज़ एसोसिएटेड विद द लैंड। सो लैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन इमेंस होता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे देश में, यहाँ पे मैंने लिखा है लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। हमारे देश का जो टोटल लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस मैनर में है एज अ रिसोर्स। डिफरेंट टोपोग्राफी वाइज लैंड डिवाइडेड है इंडिया में, यानी कि फिज़िकल फीचर्स वाइज। तो टोटल 43% ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया इज़ द प्लेन एरिया। जो कुल ज़मीन है इंडिया की उसका 43% मैदान है, प्लेन एरियाज़ हैं। और प्लेन की अपनी एक भूमिका है, वो आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लगाने में मदद देते हैं। तो आप देखेंगे प्लेन एरियाज़ डोमिनेट करते हैं एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। So, about 43% of the land area in India is plain, which provides facilities for agriculture and industry. Next, mountains. Total 30% of the surface area of India mountains है। तो प्लेन के बाद बारी माउंटेन्स की आती है, और माउंटेन्स एंश्योर करते हैं पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। हम देखते हैं कि हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं, नॉर्थ इंडियन रिवर्स मेनली, वो पेरेनियल रिवर्स हैं, क्योंकि स्नो मेल्ट होने के कारण वो सारा साल बहती रहती हैं। और वही रिवर्स इम्पॉर्टेंट सोर्स है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का, रिवर सोर्स हैं सिल्ट लेके आने का, और रिवर सोर्स हैं इरिगेशन का, वेजिटेशन का। सो माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिया एंड एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़म एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। हिमालयन रीजन इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। हिमालयन रीजन में ही इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स भी हैं जहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज़ मिलती हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ जो ठेठ वहीं की होती हैं, वहाँ पे मिलती हैं। ओके, तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स को सर्व करते हैं पर्वत, और सर्व करते हैं टूरिज़म को। इसके साथ साथ पेरेनियल रिवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है अबाउट 27% इज़ द प्लेच्यू रीजन। 27% ज़मीन पठारी है, पठार है वहाँ पे। एंड इट पोजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। तो हमारे देश में जो पेनिनसुलर प्लेच्यू रीजन है उसके तहत आने वाले अलग अलग प्लेच्यू, मालवा प्लेच्यू है, बुंदेलखंड प्लेच्यू है, बघेलखंड प्लेच्यू है, छत्तीसगढ़ प्लेच्यू रीजन, डेक्कन प्लेच्यू है, तमाम सारे में मेघालयन प्लेच्यू एरिया है। ये सभी प्लेच्यू एरियाज़ आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स इन द कंट्री। आपको इन्हीं प्लेच्यू रीजन्स में मिनरल्स मिलेंगे इंडिया के। फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, तो कोल मिलेगा, रेस्ट ऑल द अदर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे, और जंगल घने इन इलाकों में मिलेंगे। तो द प्लेच्यू रीजन इट पोजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो कुल आप अगर 3 टोपोग्राफीज़ में बांट दें इंडिया को, तो 43% प्लेन एरियाज़, 30% माउंटेन्स एंड 27% प्लेच्यूज़। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन प्लेन है, उसके बाद फिर पहाड़ हैं, उसके बाद फिर पठार हैं। ये सीक्वेंस में भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ओके, अब हमने लैंड रिसोर्स जब देख लिया, और लैंड रिसोर्स किस फॉर्म में है, प्लेन के फॉर्म में है, माउंटेन की फॉर्म में है, प्लेच्यू के फॉर्म में है। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़े, दैट इज़ द लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब कि जो लैंड आपके पास अवेलेबल हैं
उसे आप किस मैनर में यूज़ कर रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, हम उसके लिए सारी टर्म्स को स्टडी करेंगे आगे। सो लैंड यूज़ पैटर्न कुछ बातों पे निर्भर होता है। वो कौन सी बातें होती हैं, समझो। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटर्मिन्ड बाय फिज़िकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो ये दोनों फैक्टर्स इस बात को निर्धारित करते हैं कि लैंड कितना यूज़ होगा, किस मैनर में यूज़ होगा। तो लैंड यूज़ पैटर्न डिसाइड करने में फिज़िकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फिज़िकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, उस लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है। और ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मॉडरेटली डेंस है, वेरी हाई डेंसिटी है या लो डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, क्या घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है या ठीक ठाक जनसंख्या है या बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। सेकेंड इज़ द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, कि टेक्नोलॉजिकली उस रीजन की सोसाइटी कितनी एडवांस्ड है। इसी के तहत कई चीज़ें आ जाएंगी, हम उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट इज़ द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस, कि वहाँ पे किस तरह का कल्चर है, जैसे उसी पे निर्भर करेगा कि वो एरिया कितने लंबे समय तक ऑक्यूपाई किया गया है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो ट्राइबल्स में उनका एक ट्रेडिशन है जो स्पेसिफिकली ट्राइबल कल्चर से एसोसिएटेड है, और वो ट्रेडिशन उनका ये है कि वो एक ज़मीन पर जंगल को आग लगाते हैं, बर्न करते हैं, और फिर उस जंगल की जो राख है, ऐश, वो ज़मीन पे बिखर जाती है, जिससे उस सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है। तो इसको कहते हैं जंगल को काटना, आग लगाना, स्लैश एंड बर्न। और फिर वहाँ पर 3-4 साल खेती करते हैं, और फिर उस ज़मीन को छोड़ करके वहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर वहाँ पे फॉरेस्ट स्लैश करते हैं, फिर उसे बर्न करते हैं, 3-4 साल खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से 15-20 साल में घूम के वापस उसी लैंड पे आ जाते हैं कि वहाँ पर फिर फॉरेस्ट उग गया होगा, और 3-4 साल में उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते हैं, तो फर्टिलिटी फिर वहाँ पे यूज़ हो जाती है सॉइल की। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको झूम खेती कहते हैं, झूम एग्रीकल्चर। ये भारत के ट्राइबल सोसाइटीज़ में काफ़ी डोमिनेंट है। तो ऐसे में ये तो एक कम्युनिटी के कल्चर पे निर्भर हुआ कि वो कैसे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। तो उनका तो एक ट्रेडिशन ये है कि वो 3-4 साल से ज़्यादा उस ज़मीन को एक बार में ही ऑक्यूपाई कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ गंगा के मैदान हैं जो हज़ारों वर्षों से ऑक्यूपाइड हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। गंगा के मैदान हैं, इंदस रिवर के मैदान हैं, पंजाब का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल के कुछ क्षेत्र, उसके बाद राजस्थान का कुछ क्षेत्र, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सारे क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं, असम का क्षेत्र। अब ये सब क्षेत्र हैं, खासतौर गंगा की रिवर वैली एरियाज़, ये तो हज़ारों सालों से कंटिन्यूसली यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है। तो कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड है ये रीजन फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो उसी तरह का एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप हो गया, उसी तरह की आज कम्युनिटीज़ वहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कि किसी सोसाइटी में कितने प्रोलॉन्ग्ड कल्चर्स हैं, वो कैसे ट्रेडिशंस यूज़ करते हैं, मतलब वो एरिया कितने लंबे समय तक ऑक्यूपाइड रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में, ये ह्यूमन फैक्टर का एस्पेक्ट है। और फिर ये भी इसी में आ जाता है, जब आप ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स भी इसी में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि सपोज़ कीजिए कि लैंड टेन्योर सिस्टम कैसा है, किस तरह का लैंड टेन्योर सिस्टम है। उस पे जैसे ब्रिटिशर्स के समय में 3 तरह के लैंड टेन्योर सिस्टम अपनाए गए थे। ज़मींदारी लैंड टेन्योर सिस्टम, तो उसके तहत फिर ये हुआ कि उन्होंने कोशिश की कि जो फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ पे फॉरेस्ट डोमिनेट करता है, वहाँ पर भी सीरियल्स उगाए जाएँ, और वहाँ पर भी जो प्लेन एरियाज़ की खेती है वो प्लेट्यू रीजन के फॉरेस्ट एरियाज़ में एक्सटेंड की जाए। वाई इट हैपन ड्यू टू द ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम, जिसके तहत रेवेन्यू बढ़ाना मेन एजेंडा था,
और जो फूड ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन और कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन मेन स्टे था। तो कुल मिलाकर के किस तरह का टेन्योर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कल्टीवेटर को राइट मिले हैं, तो वो फिर लैंड का यूटिलाइजेशन वैसे ही करेगा क्योंकि उसके पास पैसा होगा, अच्छी फसल कर रहा है तो कंटिन्यूअस मैनर में वो उस लैंड को अंडर एग्रीकल्चर रख सकता है विद द हेल्प ऑफ द फर्टिलाइज़र्स जो वो मार्केट से परचेज़ करेगा, विद द हेल्प ऑफ द लेबर और विद द हेल्प ऑफ बेटर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स वो डीप एंड डीप सॉइल को टिल कर सकता है। बट वहीं अगर उसे कोई बेहतर अधिकार नहीं मिले हैं, कमज़ोर है वो किसान के तौर पर, तो वो फिर उस ज़मीन पे खेती करेगा और फिर उसे 1, 2, 3 या 4 साल के लिए खुला छोड़ देगा बतौर फैलो लैंड, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन करे, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो कंटिन्यूटी में उस खेत पे फार्मिंग कर सके। तो इस तरह से ह्यूमन फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, बाकी चीज़ें हम अभी इसे समझाएंगे। तो ये मैंने 2 सिर्फ चीज़ें बताई यहाँ पे कि लैंड यूज़ पैटर्न डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, एक है फिज़िकल फैक्टर, एक है ह्यूमन फैक्टर। फिज़िकल फैक्टर में आ जाता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल का कॉम्बिनेशन समझिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए टोपोग्राफी है प्लेन एरिया, गंगा के मैदान, और क्लाइमेट है क्लाइमेट टाइप सी, दैट इज़ द मॉडरेट क्लाइमेट, और सॉइल है एलुवियल, इट्स अ फर्टाइल सॉइल। तो सॉइल टाइप एलुवियल हो गया, फर्टाइल सॉइल है, पानी परकोलेट होकर अंदर जा सकता है और अंडरग्राउंड एक्वीफर्स बनेंगे। गंगा रिवर का मैदान है, गंगा की सहायक नदियां हैं, लगातार कंटिन्यूस सिल्ट की नई डोजेस मिलती रहेंगी, पहाड़ों से सेडिमेंट आता रहेगा। प्लेन एरिया है तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के स्ट्रेच ऑफ फार्म्स, खेत क्रिएट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से एग्रीकल्चर हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की मूवमेंट्स में कोई इशू नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का नेटवर्क डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मंडियाँ बन सकती हैं, उनको खेतों से कनेक्ट किया जा सकता है और आप अपने इक्विपमेंट्स इधर से उधर मोबिलाइज़ करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इरिगेशन नेटवर्क कनाल वाया बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट चैनल जो ग्रेविटी पे बेस होगा वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाएगा, रास्ते में कोई ऊंची नीची जगहें नहीं आ रही हैं। तो अब ये 3 चीज़ें यहाँ पर देखिए, टेरेन प्लेन हो गया और वो फ्लैट है, रगड़ नहीं है, और सॉइल जो है वो एलुवियल हो गई, और क्लाइमेट टाइप सी मॉडरेट है। तो देखिए द गेंजेटिक प्लेन ऑफ इंडिया इज़ द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, वो भारत का अनाज भंडार है, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खेती होती है और इसलिए भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पर बस रही है। इट्स द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ओके, तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये फैक्टर रोल प्ले करते हैं। अब दूसरी तरफ हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात करते हैं। अब वहाँ पर टोपोग्राफी रगड़ है, इट्स अनइवन टोपोग्राफी एरिया, रगड़ टोपोग्राफी इज़ देयर फर्स्ट। सेकंड, काफ़ी बड़ा हिस्सा ड्राई है, रेन शैडो रीजन में आता है, तो जो प्लेन एरिया, फ्लैट एरियाज़ भी हैं वो भी एक तरह के कोल्ड ठंडे डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स आर देयर। थर्ड, पानी के स्रोत में से काफ़ी सोर्सेज ऑफ वाटर लेक जो हैं वो एल्कलाइन है, फ्रेश वाटर लेक कम है। तो सॉइल टाइप जो है वो बहुत पथरीली ज़मीन है, वहाँ की सॉइल डेवलप होने का अवसर ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला उतना। तो ये और क्लाइमेट जो है बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम कोल्ड। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो बहुत एक्सटेंसिव वहाँ एग्रीकल्चर नहीं दिखेगा, आपको नज़र नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिंक्स भी बेटर डेवलप नहीं होंगे। जो कुछ होगा तो वहाँ पर पेस्टोरलिज्म होगा, चरवाहे हो सकते हैं, पशु चराने का काम हो सकता है, भेड़ बकरियाँ पाली जा सकती हैं, याक है वो पाला जा सकता है, माल ढुलाई का काम हो सकता है, उन जानवरों से जो हासिल होता है वो ज़रूर बेचा जा सकता है। तो अलाइड एक्टिविटी एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर हो सकता है तो हॉर्टिकल्चर है, सब्जियां फल वगैरह जो वहाँ होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर मेनली होती हैं। तो क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल का टाइप कैसा है, ये तय करेगा कि लैंड को यूज़ करने का पैटर्न क्या है।
इतनी बात समझ आई, उदाहरण के तौर पे समझा दिया। अब ह्यूमन फैक्टर की तरफ आते हैं। तो अब जो गंगा का रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट डेंस एरिया यहीं पर आते हैं। दिल्ली की डेंसिटी देखिए बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल कंट्री में बिहार की डेंसिटी स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा है, बंगाल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एलुवी फर्टाइल सॉइल रीजन में ही हर कोई आके बसना चाहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर करना है उसको। तो फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, और ऐसे में उस रीजन में अगर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई है या मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसी चीज़ें नहीं आई हैं, तो वो ये कोशिश भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो विद द फैमिली लेबर। जैसे बिहार के, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, उड़ीसा के, बंगाल के इलाकों में फैमिली लेबर बेस्ड इंटेंसिव पैडी एग्रीकल्चर होता है। उसमें फैमिली बतौर लेबर काम करती है और राइस ही राइस उगाए जाते हैं फैमिली लेबर की मदद से, और उसके पीछे ज़िम्मेदार है वहाँ पर होने वाली बरसात और राइस को सपोर्ट करने वाली ज़मीन। तो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वही अरुणाचल प्रदेश लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज लीस्ट माना गया है इंडिया में। तो इस वजह से वहाँ पर आप देखें कि अगर रिसोर्सेज हों भी फिज़िकल, तो भी उन्हें डेवलप कर पाने में समस्या है। क्यों? पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं हो पा रही वहाँ पर। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप किसी भी रीजन के जो नेचुरल रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उन्हें आप किस लेवल पे डेवलप करते हैं, और आप जो पैटर्न ऑफ यूजेज है वो कैसा रहने वाला है। दैट्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी तरफ आ जाता है, यहाँ पर हमने बात की दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। अब आप पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में जितना भी टोटल लैंड अवेलेबल है, उसका मैक्सिमम ऑफ द लैंड उन्होंने पुट इन किया हुआ है, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया हुआ है। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड में से अधिक ज़मीन पर वो कोशिश करते हैं कि खेती कर लें। क्यों ऐसा हो पाता है? दे हैव मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बेस्ड एग्रीकल्चर, दे हैव good availability of irrigation based on the pump sets, electrified pump sets, the good alluvial soil is there। तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिले, इरिगेशन मिला, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मिले, तो उन्होंने बहुत ही इंटेंस एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया, और तमाम ज़मीन का इंच इलाका भी उन्होंने खेत बना दिया, छोड़ा नहीं, उन्होंने खेती करते हैं वो। तो दैट्स वाई द नेट सोन एरिया परसेंटेज वाइज इज़ वेरी हाई इन द पंजाब हरियाणा एरियाज़। ओके, क्योंकि जितनी ज़मीन अवेलेबल है तमाम ज़मीन पर खेती कर लेते हैं, क्रॉप्ड एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। बट देयर आर मैनी स्टेट्स जिन स्टेट्स में उस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं हो पाए। इसकी वजह से उनके पास अवेलेबल जो टोटल लैंड है उसमें से कम ही इलाका खेती बाड़ी में बदला जा चुका है। दूसरा नहीं, माइट भी वहाँ पर डेजर्ट्स हों और उन्हें वहाँ पानी पहुँचाने की कोई टेक्नोलॉजी ना हो, इस वजह से वो लैंड अभी तक एग्रीकल्चर में नहीं है, वो फैलो लैंड के तौर पे छोड़ा हुआ है या बैरन लैंड के तौर पर छोड़ा हुआ है, या फिर पानी की बरसातों पर निर्भर इलाका है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि इरिगेशन का नेटवर्क हो या फिर बिजली हो कि पानी निकाल सकें, या फिर कोई अच्छे बीज नहीं है। तो इस वजह से वो मजबूर हैं कि भाई जो थोड़ी बहुत खेती बरसातों में होती है वो करो और बाकी समय में खाली छोड़ो ज़मीन को। तो इट डिपेंड्स कि आप टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं, जिस पर निर्भर करेगा कि लैंड को यूज़ करने का पैटर्न क्या है, द लैंड किस सेंस में यूज़ हो रहा है। और बाकी मैंने कल्चर एंड ट्रेडिशन वाला आपको समझा ही दिया। ओके, सो द लैंड यूज़ पैटर्न, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटर्मिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। Physical factors, topography, climate, soil types, and human factors, population density, technological capability, culture and tradition, etc. And how long you are going to occupy the land or area for the purpose of different activities, or the land tenure system associated with that land. Such are the factors. भारत की बात करें तो भारत में जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और मिलियन हेक्टेयर्स में 328.73 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब ओवरऑल इंडिया के पास टोटल जो लैंड एरिया है वो 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 328 मिलियन हेक्टेयर है।
और मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जाना है तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें से हमारे पास लैंड यूज़ का जो डाटा अवेलेबल है वो 93% लैंड का ही अवेलेबल है, दैट इज़ अप्रॉक्स 306 मिलियन हेक्टेयर। ऐसा क्यों? आसाम को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन राज्यों का डाटा हमारे पास नहीं है कि वो लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस क्या फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका पाकिस्तान और चीन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, उसका भी डाटा हम नहीं ले पाए क्योंकि हम सर्वे नहीं कर पाए उन एरियाज़ में। सो वही यहाँ पे लिखा है कि द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 328.73 मिलियन हेक्टेयर्स। The land use data is available only for 93%, that is approx 306 million hectare of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Some areas of the J&K occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. Okay? अब हम इस बात को समझेंगे कि ये जो फिज़िकल फैक्टर हैं, ये जो ह्यूमन फैक्टर हैं, ये इंटरप्ले करते रहते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से टेम्पोरली माने टाइम वाइज लैंड यूज़ पैटर्न में बदलाव आते हैं, स्पेशली मतलब जगह वाइज, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आपको लैंड यूज़ पैटर्न में बदलाव नज़र आएगा। मतलब एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाएंगे तो लैंड यूज़ पैटर्न में बदलाव नज़र आता है, और पिछले समय से इस समय तक आएंगे तो लैंड यूज़ पैटर्न में बदलाव नज़र आएंगे। कारण it is the result of the interplay of two factors, that is the physical factor and the human factor. मौजूदा हालात भारत के क्या हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, अब उसे देखते हैं। उसके लिए पहली जो कैटेगरी हम स्टडी करेंगे लैंड की, दैट फर्स्ट वन इज़ द नेट सोन एरिया और द नेट क्रॉप्ड एरिया। ये कौन सा क्रॉप एरिया? ये क्या है? सिंपल, टोटल जो लैंड है इंडिया में, उस टोटल लैंड में से कितने लैंड पर खेती होती है, दैट्स ऑल। टोटल लैंड एरिया जो इंडिया है, उस एरिया लैंड में से कितना लैंड अंडर क्रॉप है, बस इतना ही, दैट्स ऑल। सो नेट सोन एरिया या नेट क्रॉप्ड एरिया क्या है? क्रॉप्ड एरिया इन द ईयर अंडर कंसिडरेशन, क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इन द ईयर अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड नेट सोन एरिया। ओके, और इसी के विषय में, नेट सोन एरिया के विषय में जो मैंने आपको समझाया, सेम वही लाइन एनसीईआरटी क्या कहती है? फिज़िकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन इज़ नोन एज नेट सोन एरिया। टोटल लैंड एरिया में कितना फिज़िकल एक्सटेंट ऑफ लैंड है जिस पर फसल उगाई जाती है, इट्स अ नेट सोन एरिया, दैट्स ऑल। ओके, सो टोटल लैंड में से, टोटल लैंड ऑफ इंडिया में से कई तरह के लैंड यूज़ निकलेंगे ना, तो उसमें से शुद्ध रूप में नेट खेती के लिए कितनी ज़मीन है, वो है नेट सोन एरिया, दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो नेट सोन एरिया, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल सोसाइटी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है नेट सोन एरिया फॉर द इंडिया। इसके आंकड़ों पर हमेशा बातचीत होती रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लार्जली डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ लैंड। वाई? बिकॉज क्रॉप्ड एरिया जितना है उसी से पता लगेगा फिर कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कितनी है ना। क्रॉप्ड एरिया श्रिंक होता चला जाएगा, दैट इज़ द नेट सोन एरिया, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को नुकसान हो सकता है। इस नेट सोन एरिया के मामले में ये माना जाता है कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, रैपिडली growing economic standard of the population, rapidly increasing and rapidly changing behavior of the population, नेट सोन एरिया को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है कि टोटल 100% लैंड है इंडिया का और उसमें से 45.95% लैंड पे क्रॉप हो रही है, तो कोशिश करें कि इसे बढ़ाएं, क्योंकि 50% से भी कम ज़मीन पर ही खेती हो रही है। टोटल 100% में से 50% से भी कम ज़मीन पे खेती हो रही है, तो इसको बढ़ाने के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो रही है, बेहतर खाएंगे पिएंगे सब कुछ, और
दूसरी एक्टिविटीज़ में भी ज़मीन जाएगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तमाम चीज़ों में। और उन लोगों के बिहेवियरल पैटर्न में भी चेंज आ रहे हैं, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, नाना प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, खाई जा रही हैं, वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा माना जाता है कि नेट ज़ोन एरिया को बढ़ाने की अर्जेंट नीड है। सो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ अर्जेंट नीड टू इंक्रीज़ द नेट ज़ोन एरिया। पूछा गया है भाई, आंसर मैंने कर दिया, बट नेट ज़ोन एरिया को इंक्रीज़ कर पाना संभव नहीं है इतनी ईजिली, मुश्किल काम है। क्यों है? तो लिखा है कि देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एरिया अंडर दिस कैटेगरी। वाई? जो फिज़िकल ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे सामने, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, हम उन्हें बदल नहीं सकते ना। देर इज़ अ पर्टिकुलर क्लाइमेट इन द लद्दाख रीजन, देर इज़ अ पर्टिकुलर टोपोग्राफी इन द लद्दाख रीजन, देर इज़ अ पर्टिकुलर सॉइल इन द लद्दाख रीजन। तो हम उसे कितना को बदल पाएंगे और वहाँ पे कितनी को खेती कर पाएंगे? ऐसा ही कच्छ के ड्राई रीजन में है, द सलाइन एरिया, अल्कलाइन एरिया, सो द रण ऑफ कच्छ। इसी तरह से डेजर्ट्स एरिया हैं, इसी तरह से देश की बहुत ही रगड टोपोग्राफिकल एरिया हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू एरियाज़ में। सो यू हैव नेचुरल बैरियर्स in context of physical barriers. So it is not that easy to extend this particular category of land because it's a natural thing, that soil type, that topography, that climate, आप इन्हें एक लिमिट से ज़्यादा बदल नहीं सकते। तो फिर यहीं से सवाल आता है कि एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ाना तो शायद उतना आसान ना हो, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। जितना एग्रिया अंडर एग्रीकल्चर है उसी का और बेहतर यूज़ करिए। इसलिए हम टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहे हैं, इसलिए हम फार्म प्रैक्टिसेस बेटर करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लैंड को डिग्रेड होने से रोका जाए इसकी बात कर रहे हैं। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लैंड है हमारे पास, उसका जितना हिस्सा आज अंडर द क्रॉप्ड एरिया है, ये कोई इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है, ये फाइनाइट रिसोर्स है और ये लिमिटेड है। इसको एक सीमा से अधिक बढ़ा पाना संभव नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, आंकड़ों में ये प्रूव करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ अर्जेंट नीड टू इंक्रीज द नेट ज़ोन एरिया बट देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एरिया अंडर दिस कैटेगरी। रीज़न मैंने आपको बता दिया। सो द नेट ज़ोन एरिया इज़ समवेयर स्टेगनेंट, वो स्टेगनेंट ही चल रहा है, जैसा है तैसा ही। कैसे? 1960-61 से 2014-15 तक का परसेंटेज में आंकड़ा देखते हैं। 1960-61 में 45.26% एरिया अंडर द नेट ज़ोन एरिया था इंडिया का, और 2014-15 में 45.5% एरिया एज अ नेट ज़ोन एरिया इज़ अंडर द नेट ज़ोन एरिया कैटेगरी। तो 45% ही तब है, 45% ही अब है। 1960 से लेकर 2014-15 तक ये NCERT का परसेंटेज में डाटा है। खुल्लर का डाटा फिजिकल एब्सोल्यूट टर्म्स में है, वो क्या है सुनिए। सन 2000-2001 में 141.54 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन अंडर द नेट ज़ोन एरिया थी, और 2013-14 में भी 141.54 मिलियन हेक्टेयर सेम ज़मीन ही अंडर नेट ज़ोन एरिया है। सो जो नेट ज़ोन एरिया है, इट अकाउंटेड फॉर 45.95% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ द कंट्री। तो मौजूदा समय में वही 45% का आंकड़ा, 45.95% एरिया ऑफ द इंडिया इज़ अंडर द नेट ज़ोन एरिया। तो ये समवट पिछले 40, 50, 60 साल से स्टेगनेंट ही चला आ रहा है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये एक मेन आस्पेक्ट है। अब हम वर्ल्ड एवरेज क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ खड़ा है, चाइना कहाँ खड़ा है, मैक्सिको कहाँ खड़ा है हमारे मुकाबले, इनके आंकड़ों को पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि उस हिसाब से इंडिया का नेट ज़ोन फिगर परसेंटेज में बुरा नहीं है। वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो देन वी विल कंक्लूड कि यील्ड में प्रॉब्लम है, पर एकड़ जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वहाँ पे इशू है। मैं वो डाटा लिख देता हूँ। अब देखिए, नेट ज़ोन एरिया की जो वर्ल्ड एवरेज है वो 32% है। तो इस हिसाब से इंडिया का एवरेज तो इस वर्ल्ड एवरेज से अबव है, दैट इज़ 45.95%। ओके, इंडिया का एवरेज और कंट्रीज से भी बहुत बेहतर है। उदाहरण के तौर पर जैसे USA का 40%। जब हम नेट ज़ोन एरिया कह रहे हैं